क्वेश्चन नंबर 36 की बारी है। यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है। क्वेश्चन 36 इसलिए है क्योंकि इससे पहले के 3 पार्ट्स में हम बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं। 35 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पार्ट नंबर 1, 2 और 3 में। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो वो देख लेना। उसका जो लिंक है एंड स्क्रीन पर आपको मिल जाएगा इस वीडियो के बाद में। थोड़ा नंबर जो है मतलब आगे पीछे हो जाएगा क्वेश्चंस का, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आई होप, क्योंकि हर क्वेश्चन एक अलग ही नॉलेज आपको दे करके जाता है। तो ये चीज आप लोग बाद में देख लेना, एंड स्क्रीन पर आपको जो है लिंक मिल जाएगा वीडियो का। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 36 की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन में आप लोगों को कह रखा है कि भाई 10 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर है, 210 वोल्ट अप्लाई कर रखा है, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है। पीक करंट आप लोगों से पूछा गया है। देखिए पीक करंट कितना होगा, पीक करंट होगा पीक वोल्टेज अपॉन रिएक्टेंस। यहाँ पर कैपेसिटर आपको दे रखा है तो रिएक्टेंस जो होगा वो कैपेसिटिव होगा। आप लोग ये भी जानते हो कि भाई 1 अपॉन 2 पाई एफ सी ये हुआ करता है एक्सी की वैल्यू, यानी कि आप कह सकते हो 2 पाई एफ सी वी नॉट। ये फॉर्मूला कन्वर्ट होने के बाद इस फॉर्म में आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि भाई आई नॉट इज इक्वल टू, आप यहां पर लिख सकते हो 2 पाई एफ सी, और ये जो वी नॉट है, ये वाला जो वी नॉट है, इसकी जगह पर मैं लिख रहा हूं वी आर एम एस रूट टू। मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि ये जो अपने को बच्चों वोल्टेज दिया जाता है ना, ये 210, ये आरएमएस वोल्टेज ही हुआ करता है। अब आप अगर यहाँ पर वैल्यूज को पुट करेंगे तो 2 पाई की वैल्यू यहाँ पर 3.14 यूज करनी है। फ्रीक्वेंसी आपको 50 दे रखी है। कैपेसिटेंस आपको 10 माइक्रो दे रखा है, मतलब पावर -6 हो जाएगी। वी आर एम एस आपको 210 दे रखा था, और यहाँ पर ये वैल्यू दे रखी है आपको √2। इसको आपको सॉल्व कर लेना है, और सॉल्व करके लगभग जो है 0.9 के आसपास आंसर आएगा। और 0.9 के हिसाब से अगर आप आंसर को मैच करते हो तो सेकंड ऑप्शन देखिए आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो मेन फॉर्मूला यहाँ यूज किया, कंसेप्ट यूज किया, वो था ये वाला फॉर्मूला। इस फॉर्मूला पर बेस्ड था ये क्वेश्चन। मैं आप लोगों को बार बार कहते चले आया हूँ, फिजिक्स में वही जो है सिकंदर बन जाता है जिसको सारे के सारे फॉर्मूले याद रहते हैं। याद रखिएगा, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आ रहा जिसमें फॉर्मूला यूज ही ना हो रहा हो। और फिजिक्स एक बहुत बड़ा मार्जिन सेट करता है। अगर आप नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप लोगों को ये चीज पता भी होगी। अगर फिजिक्स का पेपर आपका अच्छा गया है तो पूरा जो नीट का जो ओवरऑल मार्क है आप लोगों के अच्छा स्कोर कर जाता है। अदरवाइज यही फिजिक्स होता है जो आपके स्कोर को खराब कर देता है। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करेंगे। मास दे रखा है आपको एक सिंपल पेंडुलम के बॉब का, उसके बाद इसको इंक्रीज कर दिया गया। कितना इंक्रीज कर दिया, मास हम थ्राइस कर रहे हैं, जितना ओरिजिनल था उसका थ्राइस कर रहे हैं। इसके बाद लेंथ के बारे में कहा गया है कि भाई लेंथ हमने कितनी कर दी है, हाफ कर दी है, आधी कर दी है लेंथ। न्यू टाइम पीरियड, न्यू टाइम पीरियड ये कह रहे हैं कि भाई x/2 हो जाएगा। न्यू टाइम पीरियड जो है x/2 टाइम्स हो जाएगा जितना टाइम पीरियड पहले रहा होगा। तो चलिए हमको ओवरऑल एक यहाँ पर पता चल गया कि क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं। सपोज करिए शुरुआत में मास था m, तो बाद में मास कितना हो गया 3m। शुरुआत में अगर लेंथ थी l, तो बाद में कितना हो गई होगी l/2 हो गई होगी। शुरुआत में टाइम पीरियड t रहा होगा, तो बाद में टाइम पीरियड हो गया होगा tx/2। और आपको ये जो x है इसी चीज की वैल्यू फाइंड करनी है। इस डेटा के हिसाब से अगर हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l/g हुआ करता है ना। t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l/g हुआ करता है, बिल्कुल सही बात है। और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, tx/2 इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट। अब देखो यहाँ पर लेंथ कितनी थी फर्स्ट वाले पार्ट में, लेंथ तो यहाँ पर l ही थी, तो l लिख दिया आपने। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा लेंथ, लेंथ हो जाएगा यहाँ पर l/2 हो जाने वाला है। यहाँ पर आ जाएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो आप लोग देख रहे हो ये जो मास वाला फैक्टर दे रखा था ये तो यहाँ पर वर्क करने ही नहीं वाला है ना। अगर मैं स्क्वायरिंग कर देता हूँ तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर इंटू l/g, यहाँ पर यह आ जाएगा। इधर हो जाएगा टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 4, और ये बन जाएगा 4 पाई स्क्वायर, और यहाँ पर रह जाएगा l/2g। अब जब आप इसको डिवाइड करोगे दोनों इक्वेशंस को, आपको पता चलेगा एक तो ये टी स्क्वायर कैंसिल हो गया, फिर आपको 4 पाई स्क्वायर भी आप कैंसिल कर सकते हो। एल से आप एल कैंसिल कर दोगे, जी से आप जी कैंसिल कर दोगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद आप यहाँ पर देखो इधर क्या बचा आपके पास में, टी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन 4, यानी कि 4 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये तो बच गया होगा लेफ्ट हैंड साइड में जब आप लोगों ने डिवाइड करा होगा। इधर कितना बचेगा, इधर तो कुछ नहीं बचा, कैंसिल हो गया 1 अपॉन और 1/2, यानी कि ये जो 2 है ये घूम करके ऊपर चला जाएगा। 2 से जब आप इसको कैंसिल करोगे तो ये आया 2, और एक्स स्क्वायर अगर 2 के बराबर आ रहा है तो एक्स किसके बराबर आएगा, √2 के बराबर आ जाएगा।
x किसके बराबर आ जाएगा, √2 के बराबर आ जाएगा, यानी कि सेकंड ऑप्शन जो है अपना ये यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 37 का। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगेन फॉर्मूला इज द किंग, फॉर्मूला ही हर बार आपको किसी भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम से निकाल करके जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन देखिए कितना बढ़िया है। आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए ग्राफ में कहा गया है टेम्परेचर और वॉल्यूम के अगेंस्ट ग्राफ दे रखा है, ठीक है, आइडियल गैस के लिए। यहाँ पर 3 प्रेशर आपको मेंशन कर रखे हैं, P1, P2 और P3। यहाँ पर कहा गया है कि बताइए ये प्रेशर के बीच में हमें जो है ना रिलेशन बताना है यहाँ पर कि कौन सा प्रेशर ज्यादा होगा, कौन सा प्रेशर कम होगा, आपको ओवरऑल यहाँ पर यही बताना है। अब देखिए आप लोगों ने ये इक्वेशन पढ़ रखी होगी, PV इज इक्वल्स टू NRT हुआ करती है ना। R जहां पर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, N जहां पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस है। अगर मैं यहाँ पर इन दोनों चीजों को हटा दूं तो PV का जो प्रोडक्ट है वो टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। 4 PV का जो प्रोडक्ट है वो टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल आ गया। अब आप एक बात देखो यहाँ पर, अगर मैं टेम्परेचर को क्या कर दूं, कांस्टेंट कर देता हूं, तो क्या ये जो चीज थी मेरे को यहाँ पर ये रिजल्ट नहीं देगी कि PV का जो प्रोडक्ट है, ये जो प्रोडक्ट है ये कांस्टेंट हो जाएगा, और PV का जो प्रोडक्ट है अगर वो कांस्टेंट हो जाएगा तो मेरे को रिलेशनशिप यहाँ पर मिलेगी कि भाई वॉल्यूम जो है वॉल्यूम जो है प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है। यानी कि कौन सा वॉल्यूम ज्यादा है आप ये चेक कर लो। उसके लिए आपको क्या करना है, टेम्परेचर, उसके लिए आपको एक काम करना है, टेम्परेचर को फिक्स कर देना है। देखिए मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी यहाँ पर, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये कांस्टेंट टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रही है, ये कांस्टेंट टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रही है। अब ये तो हो गया भैया आपके लिए क्या, ये तो हो गया आप लोगों के लिए वॉल्यूम V1 हो जाएगा, यहाँ के लिए वॉल्यूम हो जाएगा V2 और यहाँ के लिए हो जाएगा वॉल्यूम V3। आप यहाँ से क्लियरली अंदाजा लगा सकते हो कि V3 ज्यादा है, V2 कम और V1 सबसे कम। यानी कि P3 क्या होगा, सबसे कम, P2 होगा ज्यादा और P1 होगा सबसे ज्यादा। तो P1 सबसे ज्यादा कहां पर मिल रहा है आपको, फोर्थ ऑप्शन में देखिए ये मिल रहा है। P1 सबसे ज्यादा हो गया, P2 उससे कम और P3 सबसे कम हो जाएगा। इस तरीके से आप ये वाला लॉजिक और ये जो ग्राफ में हमने लाइन बनाई थी, इस लॉजिक की हेल्प से इस क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से करके ले जाओगे। देखिए देखने में क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहा था, बट जब मैंने आप लोगों को लॉजिक समझा दिया तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को ये क्वेश्चन में अब कोई डिफिकल्टी महसूस हो रही होगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करी जाए, क्वेश्चन नंबर 39 है हमारे सामने। यहाँ पर कहा जा रहा है कि भाई मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू लॉन्च अ सैटेलाइट कितनी चाहिए। एक m मास की सैटेलाइट है, उसको अर्थ के सरफेस से आपको क्या करना है, लॉन्च करना है। अर्थ का मास आपको यहाँ पर m दे रखा है, रेडियस r दे रखा है, सर्कुलर ऑर्बिट है, और जहां जिस ऑर्बिट में भेजना है वो सरफेस से 2r की हाइट पर है फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। तो देखिए मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा एक ही आइडिया दे देता हूँ कि भाई ये तो हो गई हमारे पास में अर्थ और ये हो गई ये चुटकू सी सैटेलाइट। इनके बीच में जो डिस्टेंस है ये 2r है, और एक डिस्टेंस ये वाला कितना होगा भाई, ये r होगा, है ना, रेडियस ऑफ अर्थ होगा। तो पहले बॉडी कहाँ रही होगी, पहले इनिशियली बॉडी जो है यहाँ पर रही होगी, है ना, ये इनिशियल पॉइंट हो गया, ये फाइनल पॉइंट हो गया। तो एक बात बताओ आप, भले ही बॉडी यानी कि सैटेलाइट ए पॉइंट से बी पॉइंट तक चली गई होगी, लेकिन वहां पर जो एनर्जी रही होगी, वहां पर जो टोटल एनर्जी रही होगी, क्या वो कंजर्व नहीं रही होगी? क्योंकि हमने पढ़ रखा है कोई भी ऐसा लॉजिक नहीं होता, कहीं पर भी फिट नहीं बैठता जहां पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लॉजिक ना आ रहा हो, ना अप्लाई हो पा रहा हो। यानी कि यहां पर भी ऐसे होगा। इसका मतलब टोटल एनर्जी जो होगी ए पॉइंट पर, वो टोटल एनर्जी के बराबर होगी बी पॉइंट पर। ए पॉइंट पर टोटल एनर्जी कितनी होगी, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, और बी पॉइंट पर कितनी होगी, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, इतने के बराबर ये हो जाएगी। अब यहाँ पर देखो आप, काइनेटिक ये आपको बतानी है कि कितनी एनर्जी आपको चाहिए होगी ए पॉइंट से सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी आपको पता है कितनी होती है भाई, GMM अपॉन R। R कितना होगा भाई, ए पॉइंट के हिसाब से R हो जाएगा, R के ही बराबर हो जाएगा। KB यानी कि जब सैटेलाइट यहाँ पहुंच चुकी है, बी पॉइंट पर पहुंच चुकी है, तब उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी भाई। बी पॉइंट जो है ऑर्बिट में लाई कर रहा है, ऑर्बिट में लाई कर रहा है, तो सैटेलाइट ऑर्बिट में पहुंचने के बाद ऑर्बिटल वेलोसिटी से मूव कर रही होगी। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी मान लीजिए मैंने कह दिया v होगी, तो वहां पर काइनेटिक एनर्जी होगी इसकी 1/2 mv²। ये ऑर्बिटल वेलोसिटी है, मैं इसको v0 लिख देता हूं। अब इसके बाद बी पॉइंट पर वही पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, बी पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी होगी -GMM अपॉन 3r। अब आप सोचोगे 3r कैसे आया भाई, 2r तो ये इतना है ना, और r यहां तक हो गया। हम सारे डिस्टेंसेस कहां से काउंट करते हैं भाई, सेंटर से काउंट करके चलते हैं, इसलिए जो है ये 3r आ रहा है। आई होप आप समझ रहे होंगे। तो KA
माइनस GMM अपॉन R यहाँ पर आ गया 1/2m। अब देखिए ऑर्बिटल वेलोसिटी की यहाँ पर मैं आपको बात बताऊं, फॉर्मूला हुआ करता है √GM/r, ये फॉर्मूला हुआ करता है। आपको यहाँ दिख रहा है कि स्क्वायर है, जब आप स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, और रूट के हटने के बाद आपको ये इस तरीके से फॉर्मूला मिलेगा। माइनस कितना हो जाएगा, GMM/3r हो जाएगा। तो अब यहाँ से आप देखिए के ए को सॉल्व कर पाओगे, ये वाली जो चीज है ना, ये वाली, इसको मैं ट्रांसपोज कर दूंगा, दूसरी साइड चली जाएगी, तो ये हो जाएगा GMM/R प्लस ये भी हो जाएगा GMM ये 2r आएगा यहाँ पर इस हाफ की वजह से, माइनस कितना हो जाएगा GMM/3r हो जाएगा। के ए की वैल्यू को मैं सॉल्व करके यहाँ पर लिखूंगा तो GMM/r, ये चीजें तो मेरे पास कॉमन आ गई, बचेगा क्या 1 + 1/2 - 1/3, ये यहाँ पर बच जाएगा। अब इसको भी अगर सॉल्व कर लिया जाए तो के ए हो जाएगा GMM/r, यहाँ पर ये 6 आ जाएगा, इसका एलसीएम 6 यहाँ बचा, 2 तिया 6, 3 दूनी 6, इस तरीके से आपका आंसर बचेगा। ये कितना आएगा भाई, 6 और 3 9, 9 में से 2 गया 7, 7 GMM/6 आंसर आ रहा है, जो कोई ऑप्शन है ही नहीं, है ना। अब देखो मेरे को समझ में आ गया मैंने गलती क्या कर दी। ऑर्बिटल वेलोसिटी तो भाई ऑर्बिट में होगी, और ऑर्बिट से जरा आप डिस्टेंस चेक करो, 2r डिस्टेंस प्लस r कितना होना चाहिए था, 3r होना चाहिए था, और हमने यहाँ पर कितना लिखा था, सिर्फ r लिखा था, तो ये आएगा भाई यहाँ पर 3r पहली बार, तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, 3r हो जाएगा। इसकी वजह से 3 दूनी 6, यानी कि ये बन जाएगा भाई यहाँ पर 6r। अगर ये यहाँ पर 6r बन गया तो यहाँ पर भी आएगा भाई 6 आएगा, 6 अगर ये यहाँ पर आया तो एलसीएम तो 6 ठीक लिखा गया, उसकी वजह से यहाँ हो जाएगा 1 और 3 दूनी 6, ये अब ठीक है, तो 6 और 1 7, 7 में से 2 गया 5, 5 आ रहा है भैया, 5 GMM/6 ऑप्शन है, बिल्कुल है। तो ये पहला वाला ऑप्शन देखिए इस तरीके से जो है ठीक हो जाएगा। एक छोटी सी गलती की वजह से हमारा आंसर यहाँ पर मिस हो गया था, वो तो भला है वो ऑप्शन था नहीं, वरना हम उसी पर ही लगा देते। तो ये चीज का भी अपने को थोड़ा ध्यान रखना है, गलती हुई यहाँ पर, मेरे से भी हुई, आपसे भी हो सकती है। तो जितना हम इस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने पर यही चीज होती है, हमारे गलती करने के जो चांसेस हैं वो बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। ठीक है, आई होप आपको बातें समझ में आ रही होगी, और जो लॉजिक मैं समझा रहा हूँ क्वेश्चन से डील करने का, वो भी आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ चलते हैं। ये सारे क्वेश्चन जो है आप लोगों के नीट 2024 में आए हुए क्वेश्चन है, 5 तारीख को जो पेपर हुआ था पिछले साल, उसी के ये क्वेश्चन हैं। तो प्रॉपर्टी है भाई, क्वेश्चन क्या है, प्रॉपर्टी है विच इज नॉट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवलिंग इन फ्री स्पेस। तो कौन सी इसमें से प्रॉपर्टी नहीं है, ट्रांसवर्स नेचर होता है, बिल्कुल होता है, तो ये तो करेक्ट है स्टेटमेंट। एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी डेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड के बराबर होती है, ये भी ऑप्शन बिल्कुल सही है, तो यहां भी कोई गलती नहीं है। स्पेस में ट्रेवल करती हैं 1/μ0 अंडर रूट में इतनी वेलोसिटी से, ये वाला स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है, हमने तीनों चीजें पढ़ रखी हैं प्रॉपर्टीज के अंदर। ओरिजिनेट करती हैं चार्जेस से मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, ये गलती हो गई, देखो यूनिफॉर्म स्पीड नहीं आना चाहिए था, क्योंकि अगर स्पीड यूनिफॉर्म हो गई तो एसेलरेशन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर एसेलरेशन 0 हो गया तो जो चार्ज मूव कर रहा है 0 एसेलरेशन से, वो प्रोड्यूस ही नहीं कर सकता ईएम वेव को, क्योंकि ईएम वेव को प्रोड्यूस करने के लिए हमने पढ़ रखा है कि एसेलरेटिंग चार्ज की जरूरत होती है, और यहाँ पर एसेलरेटिंग चार्ज है ही नहीं, तो इसलिए यही वाला ऑप्शन, ये आपका मतलब ऑप्शन स्टेटमेंट गलत होगा, और स्टेटमेंट गलत होने की वजह से ऑप्शन जो है ये वाला करेक्ट आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। ये जो आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा है, लग तो आसान रहा होगा, लेकिन इसमें आप ध्यान से देखोगे तो इधर आपको देखो इन जगहों पर एक डायोड आपको दे रखा है, दिख रहा है। अब ये जो डायोड है या तो ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा या फिर रिवर्स बायस हो जाएगा, ये जो बैटरी लगी हुई है इनकी वजह से, है ना। अगर बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल पी साइड से कनेक्ट है तो वो फॉरवर्ड बायस हो गया, अदरवाइज रिवर्स बायस हो गया, ये आपको पता है। अच्छा, अगर कोई फॉरवर्ड बायस हो जाएगा डायोड, तो हम उसको शॉर्ट सर्किट मान लेंगे, यानी कि इस तरीके से मान लेंगे, यानी कि पाथ एकदम क्लियर है। अगर रिवर्स बायस हुआ तो हम डायोड को मान लेंगे कि वहां पर सर्किट ब्रेक हो रखा है, इस तरीके से, है ना, यहाँ पर सर्किट ब्रेक हो रखा है और करंट नहीं फ्लो कर रहा होगा, यानी कि उस ब्रांच को आप क्या कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूं, अगर आपको बात मेरी नहीं समझ में आ रही हो तो मैं आपको यहाँ पर इस चीज को ऑब्जर्व करके देखते हैं हम लोग क्या होगा। यहाँ पर देखिए डायोड जब करंट फ्लो करेगा तो इस साइड से ही आएगा करंट, यानी कि ये वाला डायोड क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। फॉरवर्ड बायस हो जाएगा तो यानी कि ये क्लियर पाथ जो है यहाँ से
प्रोवाइड कराएगा। उसके बाद ये वाला जो डायोड है ये हो जाएगा रिवर्स बायस। रिवर्स बायस हो जाएगा मतलब यहाँ पर ये जो सर्किट है ना, ये सर्किट क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। सर्किट ब्रेक हो गया तो यहाँ पर ब्रिज जो है बैलेंस रहेगा ही नहीं, है ना। और ब्रिज जो है बैलेंस किस में हो जाएगा, यही हमें चेक करना है। तो दूसरा वाला तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता इस तरीके से। हाँ, बाकी तो सारे के सारे क्या हैं, फॉरवर्ड बायस होंगे। ये वाला भी फॉरवर्ड बायस हो जाएगा और ये वाला भी फॉरवर्ड बायस होगा। अब ये वाला फॉरवर्ड बायस तो हो जाएगा बट ये बैलेंस नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर ये वाली ब्रांच और ये वाली ब्रांच पैरेलल में हो गई। पैरेलल में करंट उस रास्ते से जाएगा जिस रास्ते से इजी हो जाना, यानी कि रेसिस्टेंस कम होगा। अगर रेसिस्टेंस आपको दिख रहा है कि शॉर्ट होने की वजह से रेसिस्टेंस कम हो गया, तो ये जो 5 ओम का ये लगा हुआ है इसके लगे होने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। समझ में आई बात? तो ये वाला इस तरीके से जो है कुछ ऑब्जर्व कर पाएंगे हम तीसरे वाले ऑप्शन को, यानी कि यहां पर तो रेसिस्टेंस खत्म ही हो गया, यानी कि ये भी आंसर नहीं हो सकता और ये भी आंसर नहीं हो सकता बैलेंस्ड ब्रिज के केस में। तो 2 ही ऑप्शन रह गए अब हमारे। अब हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर P अपॉन Q लगा करके देख लेते हैं। तो P कितना है भाई 10, Q कितना है 15, 10/15 10/5 हो जाएगा इक्वल, कभी भी नहीं हो सकता। एक ही ऑप्शन रह गया, एक बार चेक कर लेते हैं। 10/15 और 10/5, 10/15 10/5। अरे रे रे, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, इतना जल्दी नहीं। देखो एक गलती कर दी मैंने यहाँ पर। मैंने यहाँ पर गलती ये कर दी मैंने यहाँ पर कि ये जो डायोड है ना, ये तो ठीक है, लेकिन ये बैटरी अपोजिट वे में लगा रखी है। अपोजिट वे में लगा रखी है तो इसका मतलब फोर्थ वाले केस में भी ये जो है रिवर्स बायस की तरह एक्ट करेगा और कुछ इस तरीके का ये हो जाएगा। यहाँ भी करंट फ्लो करने वाली नहीं है। समझ में आई बात आप लोगों को? अब देखो अब कौन सा ऑप्शन बचा हमारे पास। ये भी नहीं हो सकता बैलेंस ब्रिज के केस में, है ना। ये भी नहीं हो सकता, फोर्थ वाला भी नहीं हो सकता। और फर्स्ट वाला, एक बार इसको देखो, थोड़ा ध्यान से पढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। चूज द करेक्ट सर्किट विच कैन अचीव द ब्रिज बैलेंस। भाई ये तो अचीव कर सकता है, इस कंडीशन में नहीं है, लेकिन थोड़ा आप इनको चेंज करोगे, चीजों को, रेसिस्टेंसेस को चेंज करोगे तो हाँ आप इस केस में अचीव कर सकते हो ब्रिज बैलेंस। जो है आप रेसिस्टेंसेस की वैल्यू को चेंज करके यहाँ अचीव कर सकते हो। बाकी में तो आप जो है अचीव भी नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर इधर तो रेसिस्टेंस ही नहीं रहा, है ना। इधर रेसिस्टेंस ही नहीं रहा, इधर भी ये तो गायब ही हो गई ब्रांच और ये भी ब्रांच गायब हो गई। यहाँ पर ब्रांच है तो रेसिस्टेंस नहीं है, इसलिए 3 ऑप्शन नहीं होंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो आप लोगों को ये नहीं पूछा कि कौन से में जो है ब्रिज बैलेंस्ड है, आप लोगों से पूछा गया किस में ब्रिज को बैलेंस करना हम अचीव कर सकते हैं। तो फर्स्ट वाला ही ऑप्शन वो ऐसा बन रहा है। तो यही क्वेश्चन जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 42। अब आपके सामने देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है। फोर्स आपको दे रखी है अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा टी, है ना। अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा टी, ये आपको फोर्स दे रखी है। फैक्टर विच इज डायमेंशनलेस, कौन सा फैक्टर जो है डायमेंशनलेस होगा? अल्फा और बीटा कांस्टेंट है, ये आपको बताना है। देखिए डायमेंशन जो भी होगी फोर्स की, वो किसके बराबर होगी भाई? डायमेंशन ऑफ अल्फा टी स्क्वायर के बराबर होगी। लेकिन आप जरा एक बात यहां पर देखो, नोटिस करो, चारों ऑप्शंस में से किसी भी ऑप्शन में आपको फोर्स नहीं दे रखी, टी दे रखा है ना, अल्फा दे रखा है और बीटा दे रखा है। यानी कि आपको ये वाला लॉजिक ना यूज करते हुए आपको ये लॉजिक यूज करना है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगाते हुए, कि डायमेंशन ऑफ अल्फा टी स्क्वायर क्या होगी? डायमेंशन ऑफ बीटा टी के बराबर होगी। ये लॉजिक यूज करिए आप, आपको यहां से आंसर मिलेगा। अल्फा टी स्क्वायर हो गया यहाँ पर, ये कितना हो गया? बीटा टी हो जाएगा इधर से ये, ठीक है। इसको भी ब्रैकेट में कर देते हैं हम। यहां से बच जाएगा अल्फा टी और इधर कितना बच जाएगा भाई? बीटा बच जाएगा। तो अल्फा टी अपॉन बीटा, अगर मैं इस तरीके से लिख देता हूं तो इधर क्या बचा? 1, और 1 को ही क्या समझा जाता है? डायमेंशन लेस समझा जाता है। यानी कि यही अपना जो है आंसर होगा, अल्फा टी अपॉन बीटा। और ये आपके सामने देखिए सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही बता रहा है कि भाई यही आंसर आपका होना चाहिए। देखिए कैसे घुमा करके जो है आपसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 पर हम लोग आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है? 2 हीटर हैं भाई, ए और बी, उनकी पावर रेटिंग भी आपको दे रखी है, ठीक है। इन दोनों को पहले तो कनेक्ट करा आपने, कैसे? सीरीज में कनेक्ट करा। उसके बाद इनको आपने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। सोर्स जो है वो फिक्स है। रेशियो बताना है आपको पावर आउटपुट का सीरीज और पैरेलल में क्या रहा होगा, है ना। देखिए सीरीज और पैरेलल से सिर्फ इतना फर्क पड़ेगा कि सीरीज में दोनों हीटर का रेसिस्टेंस ऐड हो गया होगा डायरेक्टली, और पैरेलल में दोनों का रेसिस्टेंस क्या हो गया होगा? पैरेलल के हिसाब से थोड़ा कम हो गया होगा। यानी कि सीरीज और पैरेलल में रेसिस्टर्स जो होगा दोनों
हीटर्स का वो अलग अलग आएंगे, इनकी वैल्यू, वो बस इसी के लिए सीरीज और पैरेलल की बात कही जा रही है। तो हम एक बार देख लेते हैं। देखिए पावर, अगर मैं ए की बात करता हूँ, ए वाले हीटर की बात करता हूँ, तो ये कितना होगा, वी स्क्वायर अपॉन आर ए हो जाएगा। वी के साथ में मैंने ए नहीं लगाया क्योंकि पावर सोर्स सेम है, ये यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इसी तरीके से मैं अगर लिखता हूँ पीबी को, तो वी स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा, आर बी हो जाएगा। मैं इन दोनों को डिवाइड कर लूंगा, डिवाइड कर लूंगा तो मेरे को ये पता चल जाएगा कि भाई पी ए अपॉन पीबी जो है आर बी अपॉन आर ए के बराबर आ जाएगा। वैल्यू अगर मैं रख दूं दोनों की, पी ए और पीबी मेरे को दोनों चीजें दे रखी हैं, तो ये बन जाएगा 1/2 आर बी अपॉन आर ए। आर ए यहां से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा डबल ऑफ आर बी। ठीक है जी, ये देखो रेसिस्टेंसेस के बीच में हमें एक रिलेशन मिल गया। अगर रिलेशन मिल गया तो सीरीज में जरा दिमाग लगाओ। अब आप लोग, सीरीज में कितना हो जाएगा रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस सीरीज में हो जाएगा आर ए प्लस आर बी, जो मैंने बताया था। आर ए कितना है भाई, आर ए, एक मिनट गलत हो गया यहाँ पर, ये आर ए कितना है 2 आर बी के बराबर, और आर बी तो वो है ही है, तो यानी कि ये तो आ गया 3 आर बी। पैरेलल में भी चेक कर लो मेरे दोस्त, पैरेलल में कितना हो जाएगा रेसिस्टेंस, पैरेलल में रेसिस्टेंस हो जाएगा मल्टीप्लाई अपॉन एडिशन, मल्टीप्लाई अपॉन एडिशन। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये मल्टीप्लाई करने पर आएगा 2 आर बी इंटू आर बी, और एडिशन आ जाएगा भैया 3 आर बी, ये तो मेरे को पता है ना। तो ये बन जाएगा मेरे पास 2/3 आर बी। अब 2/3 आर बी, आर बी गलत, आर बी नीचे नहीं, आर बी ऊपर आए, आर भी जो है नीचे नहीं ऊपर आएगा। तो मेरे को सीरीज और पैरेलल में रेसिस्टेंसेस मिल गए, तो अब मैं क्या करूंगा, पावर, पावर में लिखूंगा सीरीज में। सीरीज में कितनी पावर होगी भाई, सीरीज में पावर होगी वी स्क्वायर अपॉन आर एस, और पैरेलल में कितनी पावर होगी, वी स्क्वायर अपॉन आर पी, ये होगी। देखो थोड़ा सा आपको लेंथी लग रहा होगा क्योंकि ये क्वेश्चन है ही लेंथी, ये टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है आपके। ठीक है, पावर सीरीज में और पावर पैरेलल में, ये रेशो मैंने लिया यहाँ पर। ये रेशो कितना आ रहा है, ये रेशो आ जाएगा आरपी अपॉन आर एस आ जाएगा। आरपी कितना है मेरे पास, 2/3 आर बी के बराबर है, और आर एस कितना था मेरे पास में, ये था 3 आर बी के बराबर। आर बी कैंसिल हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, तो ये कितना बन जाएगा 2/9। ये रेशो मेरे पास निकल करके आ गया। 2/9 का मतलब है, वाह भाई, दूसरा वाला जो ऑप्शन है आपका यहाँ पर वो करेक्ट आंसर बन जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, पूरा लॉजिकली मैंने क्वेश्चन को यहाँ पर समझाया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये भी क्वेश्चन आपका 2024 का ही क्वेश्चन है, नीट 2024 का क्वेश्चन। देखते हैं क्या कह रहा है। आयरन बार है, लेंथ उसकी एल है, मैग्नेटिक मूवमेंट दे रखा है, बेंड कर दिया उसको मिड से, और जो दो आर्म्स थी उसकी वो 60 डिग्री का एंगल एक दूसरे के साथ बना रही हैं। मैग्नेटिक मूवमेंट आपसे पूछा गया है कि बताइए कितना हो जाएगा। देखिए, जब आपने एक बार मैग्नेट थी, ठीक है जी, बार मैग्नेट थी, सपोज करो इधर साउथ है इधर नॉर्थ रहा होगा, और आपने इसे मिड से क्या कर दिया, बेंड कर दिया। बेंड कर दिया मतलब ये साउथ पोल इधर आ जाएगा। जब आपने बेंड किया होगा तो मैग्नेट जो है कुछ इस तरीके से बन गई होंगी, है ना, कुछ इस तरीके से बन गई होंगी। इधर रहा होगा ये साउथ और इधर रहा होगा नॉर्थ। ठीक, तो अब मैग्नेटिक मूवमेंट देखो, इसका मैं नाम लिख रहा हूं ए और इसका मैं नाम लिख रहा हूं बी। तो इसका जो मैग्नेटिक मूवमेंट रहा होगा ए वाले का, वो हो गया एम ए इस डायरेक्शन में। बी वाले का जो मैग्नेटिक मूवमेंट होगा वो होगा इस डायरेक्शन में, ये हो गया एम बी की डायरेक्शन। ठीक है जी, अब ये क्या हो गया, ये हो जाएगा चेंज। चेंज किस में आएगा, ये लेंथ में चेंज आएगा। ये मेरे को यहां पर भी ना ये लेंथ ही लिखनी चाहिए। ये हो जाएगा L/2। एक मिनट रुको, कैपिटल में लिख लेते हैं, L/2। ठीक है जी, ये वाली जो लेंथ है ए वाले बार की। अब बी वाले बार की भी लेंथ कितनी हो जाएगी, L/2 हो जाएगी, क्योंकि मिड से जो है आपने इसको किया था कट। यहां पर मैंने इसको कैलकुलेट कर लिया डेल्टा एल। सही है। अब आपको देखो यहाँ पर एक ट्रायंगल मिल रहा होगा जहां पर कुछ इस तरीके से डायरेक्शन आ रही है। ये भी L/2 है, ये भी L/2 है, और ये कितना है भाई, डेल्टा एल। आपने को डेल्टा एल फाइंड करना है। उसके लिए मैंने क्या करा, ये वाला जो L/2 था मैं इसको ऐसे ही लिखा छोड़ दिया। जो ये वाला L/2 था, कौन सा वाला, ये वाला, इसको मैं आगे प्रोसीड करा करके ले गया और यहां ले आया। अगर इनके बीच में ये 60 डिग्री एंगल बन रहा था, तो यहां इसको आगे बढ़ाने पर ये एंगल कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, है ना। और ये डेल्टा एल जो इन दोनों का रिजल्टेंट हो जाना चाहिए था, अब ये डेल्टा एल कहाँ आ जाएगा, ये इस तरीके से ऑब्जर्व करा जाएगा। अब अगर मैं डेल्टा एल फाइंड करना चाहूं, किससे, जो मैग्नीट्यूड वाला अपना फॉर्मूला है उसके हिसाब से,
ये बन जाएगा एल स्क्वायर अपॉन 4, एल स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 2 एल स्क्वायर अपॉन 4 और कॉस 120 यहां पर आएगा, है ना भाई। एंगल देखिए 120 हो गया था। 120 कितना होगा, 120 हो जाएगा, इसको पहले मैं लिख लेता हूं, 2l स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 2, कॉस 120 कितना आएगा, माइनस 1 अपॉन 2, यानी कि एल स्क्वायर अपॉन 4 रह जाएगा। यहां से आपके पास बच गया एल स्क्वायर अपॉन 4 यानी कि एल बाय 2। तो डेल्टा एल आपके पास निकल करके आया एल बाई 2, है ना, इतना निकल करके आया। तो कितना चेंज आ जाएगा, देखिए मैग्नेटिक मोमेंट क्या कहा था, आपसे पूछा था कि न्यू मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा। भाई मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है आई ए, है ना। एक और फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला होता है पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ, ये वाला फॉर्मूला होता है। अब आप यहां पर देखो, इस फॉर्मूले की हेल्प से मैग्नेटिक मोमेंट लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेंथ में चेंज कितना होकर के आया, हाफ, तो मैग्नेटिक मोमेंट भी कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, हाफ हो जाएगा। ये क्वेश्चन आप लोगों को लग रहा होगा थोड़ा टिपिकल है, बट आप इस क्वेश्चन को थोड़ा रिपीट करके देखना, आपको लॉजिक समझ में आएगा। अगर मैग्नेटिक मोमेंट हाफ हो जाएगा तो सेकंड ऑप्शन यहां पर अपना करेक्ट आंसर बनेगा। ये क्वेश्चन नंबर आपका 44 था। क्वेश्चन नंबर 44 था। ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ये सेक्शन बी वाले जो क्वेश्चन है, ये वो क्वेश्चन मैं अभी आपको करा रहा हूँ। 2 सेक्शन आया करते हैं नीट के क्वेश्चन पेपर में, आप लोगों को पता ही होगा अगर आप तैयारी कर रहे हो तो। ये आपके सामने यहाँ पर 45th क्वेश्चन आ गया। मेटेलिक बार है, यंग मॉडुलस आपको जो है दे रखा है, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन भी दे रखा है आपको। लेंथ भी दे रखी है भाई उसकी बार की कितनी है, 1 मीटर है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी दे रखा है आपको। ये भी दे रखा है कि भाई डेल्टा टी जो है 100 डिग्री सेल्सियस आ गया। एक्सपेंड नहीं कर रहे हैं उसे, है ना, विदाउट एक्सपेंडिंग, हीट कर रहे हैं बट एक्सपेंड नहीं होने दे रहे। कंप्रेसिव फोर्स, उसमें कंप्रेसिव फोर्स डेवलप होगी, वो आपको बतानी है, ठीक है। तो देखिए y इज इक्वल टू एफ अपॉन ए डेल्टा एल अपॉन एल, यही फॉर्मूला हुआ करता है ना। मैं इसको थोड़ा प्रॉपरली लिखता हूं, एफ अपॉन ए और एल अपॉन डेल्टा एल, इस तरीके से आ गया। अब देखो यहां पर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन का जिक्र है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि चेंज इन लेंथ जो होती है, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो लेंथ चेंज होती है, तो चेंज इन लेंथ जो होती है एल अल्फा डेल्टा टी के बराबर होती है। आपको किसकी जरूरत है, आपको जरूरत है एल अपॉन डेल्टा एल की। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 अपॉन अल्फा डेल्टा टी। अल्फा की वैल्यू पुट करो, अल्फा की वैल्यू है 10 टू द पावर -5। डेल्टा टी कितना आएगा, 100। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो ये पावर तो ऊपर चली गई, ठीक है, 5 हो गई, 3 2 0 नीचे 3 रह जाएगा, 10 टू द पावर 3। इस वैल्यू को उठा करके लाओ इधर पुट करते हैं। यंग्स मॉडुलस कितना है, 0.5 10 टू द पावर 11। फोर्स अपने को बतानी है, एरिया अपने को दे रखा है 10 टू द पावर -3। ये रेशियो की वैल्यू 10 टू द पावर 3 आ गई। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, सॉल्व करते हैं, आंसर लाते हैं। 0.5 इंटू 10 टू द पावर, भाई ये कितना हो जाएगा, 3 और 3 6, 11 में से 6 गया 5, प्लस का 5 बचेगा, ठीक है, प्लस का 5 बचेगा, तो पॉइंट तो है नहीं, तो कन्वर्ट करते हैं। 5 इंटू 10 टू द पावर, ये हो जाएगा यहाँ पर 4 हो जाना चाहिए, है ना, 4 हो जाना चाहिए, यानी कि 50। ये रहा आंसर, सेकंड ऑप्शन। इस वाले क्वेश्चन का भी सेकंड ऑप्शन ही आपका करेक्ट आ रहा है। तो ये भाई डिफिकल्ट है, हाँ थोड़े से, देखो सेक्शन बी के जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो थोड़ा सा डिफिकल्ट आ रहे हैं। यहाँ पर 2 लॉजिक जो है आपके यूज करे जा रहे हैं। कैसे है देखो मैं बताता हूँ। यहाँ तो देखो आपका जो है ये यंग्स मॉडुलस वाला कंसेप्ट यूज हुआ, ठीक है। यहाँ पर कौन सा कंसेप्ट यूज हुआ, यंग्स मॉडुलस वाला। यहाँ पर कौन सा कंसेप्ट यूज हुआ, लीनियर एक्सपेंशन वाला, है ना, लीनियर एक्सपेंशन वाला कंसेप्ट यूज हुआ। तो ये इंटरमिंगलिंग हो रही है भाई कंसेप्ट की, है ना, 2 कंसेप्ट यूज करके क्वेश्चन बनाए जाते हैं सेक्शन बी में। ये थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं बट इतने ज्यादा भी नहीं होते, आप लोग प्रैक्टिस करोगे आराम से हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में देखो यहाँ पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है एक बॉडी का, ये दे रखा है, ठीक है जी। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ आपसे कहा है। देखो भाई सीधी सी बात है, इस वाली ड्यूरेशन में चेक करो, ये वाली ड्यूरेशन में वेलोसिटी में चेंज है, बिल्कुल है ना। देखो इंक्रीज हो रही है वेलोसिटी, हो रही है ना, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी में इंक्रीज है तो क्या एक्सेलरेशन होगा, बिल्कुल होगा, और एक्सेलरेशन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। एक्सेलरेशन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, ओके। अब इसके बाद आओ, यहां पर भी अगर मैं इस तरीके से इंस्टेंट बना दूं तो इधर चेक करो, क्या वेलोसिटी चेंज हुई, वेलोसिटी चेंज हुई, नहीं भाई, 0 चेंज हुआ वेलोसिटी में। वेलोसिटी कांस्टेंट है तो चेंज कितना आएगा, 0। अगर चेंज 0 आ रहा है तो एक्सेलरेशन भी कितना होगा, 0। पहले पार्ट के लिए एक्सेलरेशन पॉजिटिव, दूसरे के लिए 0,
तीसरे पार्ट में आप चेक करोगे तो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। भाई डेल्टा वी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, यानी कि एसेलरेशन होगा क्या, बिल्कुल एसेलरेशन होगा, लेकिन एसेलरेशन कैसा होगा, नेगेटिव होगा। एसेलरेशन कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो पॉजिटिव, पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव। चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन है। ये देखो ये रहा, पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव, यही वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन 3। और कोई ऐसा ऑप्शन है ही नहीं, तो बहुत इजी बन गया ये क्वेश्चन हमारे लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। 47 क्वेश्चन कह रहा है प्लेट्स जो हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बैटरी से कनेक्टेड है ना, बैटरी से आपने रिमूव नहीं करा, उन प्लेट्स को एक दूसरे के पास ला रहे हो आप, यानी कि पहले क्या रहा होगा, गैप ज्यादा रहा होगा, अब आपने क्या कर दिया, गैप को थोड़ा सा कम कर दिया है। आपसे पूछा जा रहा है बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है। भाई चार्ज स्टोर्ड इन इट इंक्रीजेस, चार्ज की बात की जा रही है कि भाई इंक्रीज होगा कि नहीं होगा। तो देखो पहले तो ये मैं बताता हूं, यहाँ कैपेसिटेंस सी, इधर सी डैश मान लेते हैं। कैपेसिटेंस रहा होगा भाई एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी रहा होगा, इधर कितना रहा होगा, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी डैश रहा होगा। जब आपने गैप को डिक्रीज कर दिया तो डी डैश सीधी सी बात है भाई कम हो गया। अगर डी डैश कम है, अगर डी डैश कम है डी से, तो सीधी सी बात है सी डैश क्या हो जाएगा, सी से ज्यादा हो जाएगा, है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो अपोजिट लॉजिक लगना चाहिए। तो कैपेसिटेंस क्या हो गया भाई, इंक्रीज हो गया। अगर कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाता है बच्चों याद रखो, तो चार्ज स्टोर करने की जो एबिलिटी है, चार्ज स्टोर करने की जो एबिलिटी है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। शर्त ये है बैटरी रिमूव ना कर रखी हो, और अपने को क्वेश्चन में कह रखा है कि भाई बैटरी रिमूव नहीं करी हमने, तो इसका मतलब चार्ज इंक्रीज हो जाएगा। दैट मींस ए वाला जो स्टेटमेंट है मेरे दोस्त बिल्कुल करेक्ट। बी वाला स्टेटमेंट चेक करो, एनर्जी स्टोर्ड इन इट डिक्रीजेस। भाई एनर्जी कितनी होती है, 1/2 CV स्क्वायर। नई एनर्जी कितनी हो जाएगी, 1/2 C डैश V स्क्वायर। अब क्योंकि C डैश क्या हो गया, C डैश तो ज्यादा है, तो ये एनर्जी भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो भाई एनर्जी तो यहाँ पर क्या हो रही है, इंक्रीज होते हुए दिख रही है, डिक्रीज होते हुए तो नहीं दिख रही। देखो यहाँ दे रखा है डिक्रीज हो रही है, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। तीसरे स्टेटमेंट पर आते हैं, कैपेसिटेंस इंक्रीजेस, ये हमने अभी अभी चेक कर लिया भाई, इसी के बेसिस पर आंसर दिया था। रेशियो ऑफ चार्ज टू पोटेंशियल, भाई चार्ज टू पोटेंशियल, चार्ज टू पोटेंशियल, ये जो रेशियो है पूछा जा रहा है क्या ये सेम रहेगा। देखिए Q अपॉन V ये C के बराबर होता है ना, यहां भी किसके बराबर हो जाएगा, C डैश के बराबर हो जाएगा। तो जब ये रेशियो आपको बता रहे हैं कि एक तो बन रहा है C, दूसरा बन रहा है C डैश, और इन दोनों की वैल्यू सेम है नहीं, तो इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट भी गलत हो गया। प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड वोल्टेज, चार्ज और वोल्टेज का जो प्रोडक्ट है, देखिए चार्ज और वोल्टेज का जो प्रोडक्ट है ना, ये CV स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। एनर्जी के फॉर्मूले पढ़ रखे हैं हमने, हाफ QV हाफ CV स्क्वायर, वहां से रिलेट कर सकते हो। अब देखो जब एनर्जी बढ़ गई तो ये प्रोडक्ट भी तो बढ़ जाएगा, और बढ़ जाएगा तो भाई यही जो लिखा है कि जो रेशियो है ये जो प्रोडक्ट है ये बढ़ जाएगा, तो इसका मतलब स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। कौन कौन से, A, C और E, तो A, C और E का मतलब है सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन अपना यहाँ पर एकदम अप्रोप्रिएट बैठ रहा है, ठीक है जी। इसके बाद में अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है ये 48, नीट 2024 का ये क्वेश्चन है। पढ़ते हैं क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ आपको दे रखी है, टेलीस्कोप की बात हो रही है, ये भी आप ध्यान रखना। आईपीस की फोकल लेंथ ये भी दे रखी है। मैग्नीफाइंग पावर आपसे पूछी जा रही है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के लिए पूछी जा रही है। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट मतलब आप यहाँ पर इंफिनिटी वाला केस लगाओगे, नॉर्मल एडजस्टमेंट वाला जो है आप यहाँ पर केस अप्लाई करोगे, ठीक है। नॉर्मल जो है इंफिनिटी वाला जो है आप यहाँ पर केस लगाओगे, नॉर्मल एडजस्टमेंट वाला केस लगा करके चलोगे। तो भाई ये मैग्नीफाइंग पावर कितनी होती है, -F0 अपॉन FE हुआ करती है। F0 अपने को दे रखा है 140, FE की वैल्यू दे रखी है 5, डिवाइड कर दो आंसर आ जाएगा 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, 28 आंसर आ रहा है। माइनस भले से ऑप्शन में ना हो, आप मैग्नीट्यूड चेक कर लेना कितना आ रहा है, 28, यानी कि सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट आ रहा है। मैं ये देख रहा हूँ बहुत देर से कि सेक्शन बी वाले जो क्वेश्चन है उसमें सेकंड ऑप्शन ये आपका आंसर आ रहा है, तो तुक्के लगा दिए हो अगर किसी ने उस एग्जाम में, तो उसके मजे आ गए होंगे, है ना। तो इजी क्वेश्चन था, सेक्शन बी का इजी क्वेश्चन था। सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, क्वेश्चन नंबर 49। यहाँ पर एक शीट है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखी हुई है, एक मैग्नेटिक फील्ड भी वहां पर प्रेजेंट है। आपसे पूछा जा रहा है कि भाई फोर्स की जरूरत पड़ेगी क्या, फोर्स इज नीडेड टू, फोर्स की जरूरत पड़ेगी क्या, क्या करने के लिए, पढ़ो। होल्ड द शीट
इफ इट इज मैग्नेटिक, हाँ भाई सीधी सी बात है भाई, यहाँ पर मान लो यहाँ सारे में मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, ये सब मैग्नेटिक फील्ड है। यहाँ पर ये एक शीट रखी हुई है ना, तो क्या इसको होल्ड करने के लिए फोर्स की जरूरत पड़ेगी? बिल्कुल पड़ेगी, क्योंकि ये भी क्या हो जाएगी भाई, मैग्नेटाइज हो जाएगी, एक मैग्नेट बन जाएगी, और एक मैग्नेट दूसरी मैग्नेट को रिपेल या अट्रैक्ट करती है, तो बिल्कुल सही बात है, होल्ड करने के लिए फोर्स की जरूरत पड़ेगी 100%। बी वाला पड़ता है। अगर नॉन मैग्नेटिक है तो क्या होल्ड करने की जरूरत पड़ेगी? नॉन मैग्नेटिक है, नहीं भाई, नॉन मैग्नेटिक है तो उसको होल्ड करने की जरूरत नहीं है, उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती मैग्नेटिक फील्ड, है ना, उसको कुछ भी नहीं हो सकता। मूव द शीट अवे फ्रॉम द पोल विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट इज कंडक्टिंग। हाँ, कंडक्टिंग शीट अगर ये है तो मूव करने में भी क्या करना पड़ेगा, फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी आप लोगों को, क्योंकि यहाँ पर एडी करंट डेवलप होंगे और एडी करंट की वजह से ये मूवमेंट करना वहां पर स्टार्ट कर देगी। तो ये वाला सी वाला ऑप्शन भी आपका बिल्कुल करेक्ट है। डी ऑप्शन क्या है भाई? अच्छा, डी वाला भी ऑप्शन ऐसा ही है, बस यहाँ पर नॉन कंडक्टिंग है और नॉन पोलर है, तो ये नहीं हो सकता भैया आपका। ए और सी यही दो ऑप्शन फिट बैठ रहे हैं, तो सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। इसके बाद अब आ गया देखिए लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर। अरे लास्ट क्वेश्चन तो है ही नहीं, इसका मतलब यही आपका जो है लास्ट क्वेश्चन था यहाँ पर, है ना, 49 क्वेश्चन ही आपका लास्ट क्वेश्चन था। तो ठीक है भाई, ये 2024 का जो सेट था, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर इन्फो दे देता हूँ। ये 2024 का हम जो है नीट का क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे थे। हमने बहुत सारे लगभग 50 क्वेश्चन जो है यहाँ पर हमने, जो आपके लिए कह सकते हो आप PYQ थे, हमने यहाँ पर डिस्कस करे। इसके बाद मैं देखता हूँ जो 2024 का ही दूसरा कोई सेट होगा, है ना, अदर सेट होगा, उस सेट के जो क्वेश्चंस होंगे, डिफरेंट क्वेश्चंस होंगे, है ना, इनके साथ मैच नहीं करने चाहिए, कुछ अलग तरीके के क्वेश्चन होने चाहिए। उन क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिस्कस करेंगे वन बाय वन। जो क्वेश्चन आज हमारी जो वीडियो थी, जो पार्ट था, इसमें सेक्शन बी के क्वेश्चन बहुत सारे थे, तो अगर आपको उसमें कोई डिफिकल्टी फेस होती है तो आप उसको वहां पर रिपीट करके देखना, क्योंकि ऑनलाइन का यही फायदा है, आप रिपीट करके देख सकते हो, आपको क्वेश्चन मुझे लगता है बिल्कुल समझ में आ जाएगा। और मेहनत करते रहो, फॉर्मूला देखो याद रखो, फिजिक्स में जितना आप फॉर्मूला याद रखोगे उतना आपके लिए बहुत ज्यादा ईजीनेस हो जाएगी नीट के क्वेश्चन पेपर में। और नीट का क्वेश्चन पेपर जो है, आप लोग जानते हो, इसको बिगाड़ने और संवारने का काम जो करता है, ये फिजिक्स वाला जो पार्ट है यही करता है, इसलिए हमें इसी पार्ट को स्ट्रॉन्ग बनाना है। ठीक है जी, तो चलिए पढ़ते रहिए टिल योर नेक्स्ट पार्ट इज कमिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।